Welcome back, students. Today we are studying chapter number 14. We are continuing the chapter again. Half chapter we studied in our first video. So ये second video है जिसमें आपको मैं continue कर रहा हूँ ये chapter. तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक हमारा है 14.2 that is conventional sources of energy, जिसमें पहला है हमारा fossil fuels. हम पढ़ेंगे यहाँ पर fossil fuels के बारे में. अब पुराने समय की बात करें, वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. सबसे कॉमन जो सोर्स था वो था वुड, यानी कि वुड से ही लोगों को एनर्जी, मतलब हम खाना वाना या जो भी काम करते थे, आग जलाते थे एनिमल से बचने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए, वो सब जगहों पर हीट एनर्जी जो हमें मिलती थी दैट वाज बिकॉज ऑफ द वुड ओनली. सिर्फ वुड के कारण ही सब होता था. द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वॉज ऑल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज. अब वाटर एनर्जी जो थी उसका भी यूज़ किया जाता था, और इसके अलावा विंड एनर्जी उसका भी यूज़ किया जाता, बट इन अ वेरी लिमिटेड एक्टिविटीज, बहुत ही कम मात्राओं में. कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस? द एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो एक्सप्लोरेशन किया गया कोल का, यानी कि सबसे ज़्यादा कोयले का यूज़ किया जाता था इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो कोयले के ज़्यादा यूज़ के कारण ही जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया है. यानी कि इंडस्ट्रीज बड़ी हैं. क्यों बड़ी हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए थी, तो एनर्जी हमें किससे मिली? कोयले से मिली. तो इसलिए एक्सप्लोरेशन कोल का ज़्यादा हुआ, यानी कि कोल की मात्रा बहुत ज़्यादा हमने यूज़ की है, तभी कहीं जाके हमने इंडस्ट्रीज़ में रेवोल्यूशन लाने में कामयाब हो पाए हैं. इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण क्या हुआ है? बेटर लाइफ क्वालिटी. जो क्वालिटी है लाइफ की हमारी, वो काफ़ी बदल गई है, काफ़ी सुधर गई है. इट इज़ ऑल्सो कॉज द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट अ ट्रेमेंडस रेट. इससे जो एनर्जी की डिमांड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. उससे बहुत ज़्यादा डिमांड. आज हर एक घर में आप समझिए कि पहले समय में जो बिजली की कटौती रहती है बहुत ज़्यादा, अब आज आप देखिए कि बिजली के बिना हमारा एक पल नहीं चलता. यानी कि जिस दिन कहीं बिजली का कट रहता है तो वी ऑल आर सो वरिड कि जैसे पता नहीं क्या हो गया. तो बिजली एक ज़रूरत बन गई है. इसके अलावा बाकी एनर्जी की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, या इवन हाउस होल्ड जो हमारा गैस है एलपीजी, उसकी बात करें, तो उसके बिना कितनी समस्या हमें फेस करनी पड़ती है. द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वॉज लार्जली मेट बाय द फॉसिल फ्यूल. तो ये जो ग्रोइंग डिमांड थी, इसको ज़्यादा जो पूरा किया गया वो फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा किया गया था, जिसमें कोल एंड पेट्रोलियम आता है. फॉसिल फ्यूल में हम लोग लेते हैं कोल और पेट्रोलियम को. और technologies were also developed for using these energy sources, but these fuels were formed over millions of years ago and there are only limited reserves. अब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं. चलिए, फॉसिल फ्यूल हमने ये तो देख लिया कि वो टॉपिक है हमारा फॉसिल फ्यूल, लेकिन एक्चुअल में व्हाट आर फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल होता क्या है? तो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो धरती के नीचे जो चीज़ें दब गई थी, जिसमें प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल बॉडीज, जो भी कुछ धरती के नीचे जो दफन हो चुका है हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, वो सब धरती के दबाव के कारण, बिकॉज ऑफ द हीट इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर बहुत गर्मी है, हीट है, लावा है, उस गर्मी के कारण और उस प्रेशर के कारण वो चेंज हो गए हैं फ्यूल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, जिसमें कोल एंड पेट्रोलियम हम लोग नाम लेते हैं. और ज़्यादातर जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आज हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, भले वो मशीनरी है या कुछ और है, वो सब चीज़ें हम इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के बनाते हैं कि या तो वो पेट्रोलियम से चले या फिर वो कोल से चले. तो ये जब हज़ारों लाखों साल पुरानी ये चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में. यानी कि ये जो रिजर्व्स हैं दे बहुत ही कम हैं हमारे पास. ऐसा नहीं कि आप यूज़ करते रहो तो कभी ख़त्म नहीं होगा. ये बहुत ही कम है, इस कारण से ये लिमिटेड है और कभी भी ख़त्म हो सकते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दे आर नॉन रिन्यूएबल. ये रिन्यूएबल नहीं है. अब नॉन रिन्यूएबल होने की वजह से एक बार ये ख़त्म हुए तो दोबारा इनको बनाना फिर हमें हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे. सो वी नीड टू कंजर्व देम. तो इसलिए हमें इनको क्या करना है? कंजर्व करना है. हमें इनका ध्यान रखना है, देखभाल करनी है कि ये पूरे तरीके से ख़त्म ना हो जाएँ. If we were to continue consuming these sources at such alarming rates, we would soon run out of energy. अगर हम इनका उपयोग इसी प्रकार से करते रहे, इसी तेज़ी से इनको खाते रहे, यानी कि हम लोग जो पेट्रोल डीजल और ये पेट्रोलियम का जो यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अगर हम इसी रेट पे इसका यूज़ करते रहे, वेस्टेज करते रहे, तो एक दिन हमारे पास कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं बचेगा और वो दिन दूर नहीं होगा.
हमारे पास इन सब चीज़ों की कमी हो जाएगी। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना होगा। अब आप जानते हैं कि हम इसको बंद करके, इसका उपयोग बंद कर दें, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। अब आप गाड़ी ली है आपने और उसको यूज़ करना बंद कर दोगे, उसको कम चलाओगे, यूज़ नहीं करोगे, तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन, किसी चीज़ को कम यूज़ करना। लेकिन इसका अल्टरनेट सोर्स हमें ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? इसका अल्टरनेट सोर्स, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर मोस्ट ऑफ आर एनर्जी रिक्वायर्ड। लेकिन हम ज़्यादातर हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए किस चीज़ पे डिपेंड हैं? फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ही डिपेंड हैं। ज़्यादातर जो हमारे चीज़ें हैं, हमारी एक्टिविटीज़ वो डिपेंड करती हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ही। यहाँ पर एक पाई चार्ट देख रहे हैं आप। इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ का उपयोग कितना किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये यूजेज जो फॉसिल फ्यूल का ही भारत में, पूरी दुनिया में होता है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ अदर डिसएडवांटेजेस टू। अब बर्निंग फॉसिल फ्यूल को जलाने से कुछ और भी डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या है? वो भी हम पढ़ेंगे, जो कि हम जूनियर क्लास में 9th में पढ़ के आए हैं। एयर पोल्यूशन, जब हम कोयला वगैरह जलाते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को जब जलाते हैं तो इससे कार्बन के ऑक्साइड्स, देन नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये चीज़ें जो हवा में रिलीज होती हैं, तो रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल और एसिडिक ऑक्साइड, ये सब क्या हैं? ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। क्या है ये सब? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। दीज लेड टू एसिड रेन, और ये एसिडिक ऑक्साइड जो है ये वातावरण में जाके जम जाते हैं और बारिश के साथ नीचे आते हैं। जब बारिश आती है तो ये उसके साथ मिलकर आते हैं। तो इस तरीके से एसिडिक रेन इस प्रकार से बनती है। और इससे नुकसान किसको है? इससे पानी को नुकसान पहुँचता है। विच इफेक्ट्स आर वाटर, पानी को नुकसान पहुँचता है। इससे पानी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ये जो एसिड रेन है ये हमारे वाटर रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाती है, और ये पूरी सॉइल यानी कि धरती, आप जानते हैं कि एसिड कितना खतरनाक होता है, और जब एसिड पृथ्वी पे गिरेगा तो ये पूरे पृथ्वी को यानी कि हमारी सॉइल को डैमेज करेगा, यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ये जो भी फ्यूल जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जो भी हम जलाते हैं, इसके जलाने से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने से क्या होता है? इसके बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी बढ़ावा आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। जो सूरज की किरणें हैं, सूरज की जो रेज हैं, यूवी रेज जो हम बोलते हैं, या हार्मफुल रेज जो हैं, या ओवरऑल जो रेज है, वो जब पृथ्वी पे आती हैं तो पृथ्वी पे टकरा के सरफेस से वो वापस अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में लौट जाती हैं, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर पृथ्वी पे बढ़ जाएगी, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अब आप देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि जैसे कि दिस इज़ द एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, और ये सन की रेज यहाँ से आ रही है, यानी कि सन रेज जो है वो धरती पे जब आती हैं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर से टकरा कर वापस चली जाती है, यानी कि टकराएंगी एंड दे रिटर्न बैक टू द स्पेस, वो वापस ऊपर चली जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर। ये पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के बाहर हमारा ये रहा एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर पे टकरा के वो वापस चली जाती हैं। लेकिन जब यहाँ पर CO2 यानी कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे यहाँ पर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? CO2 की मात्रा बढ़ने से ये जो रेज वापस जाने वाली हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसको एब्जॉर्ब करके ये एटमॉस्फेयर में ही रख लेती है, यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन रेज को एब्जॉर्ब करके यहीं पे रख देगी, और जब ये यहीं पर रहेगी तो क्या होगा? इसके अंदर जो है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट।
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिससे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, वो सब पिघलने लगेंगी, वाटर लेवल बढ़ेगा। यानी कि ग्रीन हाउस के इफेक्ट से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने पैदा हो सकती हैं। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में समझा दिया। अभी हम चलते हैं आगे। The pollution caused by burning fossil fuels can be somewhat reduced by increasing the efficiency of the combustion process and using various techniques to reduce the escape of harmful gases and ashes into the surrounding. अब हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करना तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, हमें फॉसिल फ्यूल तो बर्न करना ही पड़ेगा। लेकिन फॉसिल फ्यूल बर्न करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए? उसके लिए सबसे पहले इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस, यानी कि कंबशन प्रोसेस जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए हमको। यानी कि जो कंबशन होगा वो पूरे तरीके से हो जाना चाहिए, कंप्लीटली। कंबशन मतलब यहाँ पर जलना। जब फ्यूल जलेगा, जब वो प्रॉपरली जल जाएगा, प्योरली जल जाएगा, कंप्लीटली जल जाएगा, तब उसमें से जो हार्मफुल गैसेस हैं वो थोड़ा कम निकलेंगी, या उसको हम उनको भी निकलने से रोक सकते हैं किसी और प्रोसेस के द्वारा। लेकिन जब तक कंप्लीट, आपने देखा होगा जब आप लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी जब आग प्रॉपर जलती है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, तब कोई धुआं नहीं निकलता। लेकिन जब वो आग गीली लकड़ी आ जाती है या आग बुझने लगती है थोड़ा थोड़ा, तब बहुत ज़्यादा धुआं आने लगता है, तब हमें स्मोक फील होता है। तो अगर वो प्रॉपरली जलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से एफिशिएंसी जो जलने की है वो उनकी बढ़ानी चाहिए, ताकि वो आसानी से जले और ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस ना करे। दूसरा, टेक्निक्स ऐसी यूज़ करनी चाहिए जिससे टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेस, कि हार्मफुल गैसेस जो एटमॉस्फेयर में जाती हैं वो ना जाए। हमें ऐसी टेक्निक का यूज़ करना है जिससे हार्मफुल गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ ना हो। यानी कि इसके लिए बहुत सारे आजकल टेक्निक्स हैं जिससे आप हार्मफुल गैसेस के को निकलने से रोक सकते हैं। एंड एशेज इनटू द एटमॉस्फेयर, और एशेज मतलब जो राख वगैरह जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, वो सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं विद डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स। तो ये करके हम कुछ हद तक जो है पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बिसाइड्स बीइंग यूज्ड डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पसेस इन गैस स्टोव एंड व्हीकल्स, डू यू नो फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर फ्यूल्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब फॉसिल फ्यूल यानी कि आप जानते हैं पेट्रोल डीजल व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हो आप, जो कि पेट्रोलियम से बनता है। फिर कोयले का यूज़ भी हम लोग जलाने के लिए या इंडस्ट्रीज़ में या घरों में खाना बनाने के लिए भी करते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स का जो मेजर यूज़ है वो है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी इससे जनरेट की जाती है। अब कोयले से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, थर्मल पावर कहते हैं। तो ये थे फॉसिल फ्यूल के यूजेस। अब हम चलते हैं आगे और